हम कह रहे थे कि अभी बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर से क्या कारण है जो दो दो बार बने हैं, इससे पहले भी थे, इसके उनके इतने फेमस होने के पीछे क्या कारण? बेंजामिन नेतन्याहू को समझने के लिए आपको ऑपरेशन एंटाबे को समझना पड़ेगा। ऑपरेशन एंटाबे की समझ अगर आपके अंदर ठीक है तो ठीक ठीक उसकी पॉलिटिकल कैरियर को आप समझ पाएंगे। ठीक है। बात है 27 जून 1973 को तेल अवीव के वहां, हाँ, तो वहां उस एयरपोर्ट का नाम है बेन गुरियन एयरपोर्ट। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फ्रांस जाना था वो आए, फ्रांस के उस प्लेन के अंदर बैठते हैं, उसको एयरबस कह रहे हैं पैसेंजर प्लेन को, और वहां बैठते हैं और वहां से जो है वो पेरिस के लिए वो प्लेन उड़ान भरती है। ठीक है। बीच में एथेंस में भी रुकती है, और ये प्लेन जो है एथेंस से जब उड़ी प्लेन, ग्रीस की राजधानी एथेंस, तो वहां से जब ये प्लेन उड़ती है तो 4 हथियारबंद लोग जो हैं उस प्लेन में सवार होते हैं, और इन चारों हथियारबंद लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैकिंग की जो घटना है ये कोई नई घटना नहीं है, ये घटनाएं होती रहती हैं, और हम लोग एज अ कंट्री भी हमने भी फेस किया है कंधार के अंदर। हाईजैकिंग की जो घटना होती है, इस घटना के कारण होता क्या है कि बहुत सारे डिमांड्स आपको हाईजैकर्स के द्वारा रखा जाता है। जैसे हमारा कांधार में हुआ था, और हम जो है इसी घटना के कारण जो है एक दुर्दांत अपराधी छोड़े, मौलाना मसूद अजहर, हमारे इस घटना के कारण। और आज कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल है मौलाना मसूद अजहर का, और वो इसी कंधार वाले ऑपरेशन से के ही कारण। तो 27 जून 1973 को आपको पता है कि एथेंस से जब उड़ी तो प्लेन हाईजैक हुआ। हाईजैक होने के बाद जो है उसको लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पे उतारा गया, वहां भी प्लेन को नहीं रखा गया। फिर जो है प्लेन आती है युगांडा। युगांडा उस समय बहुत फेमस कंट्री था, क्योंकि फेमस इसलिए नहीं था कि उसकी ब्यूटी और इन सारी चीजों की वजह से, उसकी लोकेशंस की वजह से, फेमस इसलिए था कि उसके यहाँ बहुत क्रूर शासक हुआ करता था। विश्व में उस शासक की क्रूरता जो है वो अपने एकदम मतलब चरम सीमा पे थी। नाम था इती अमीन। इती अमीन बहुत अपने आप में एक कहिए कि उसके बारे में ऐसा जो है वो कहानी भी डेवलप है कि वो आदमखोर टाइप का इंसान था। मतलब मनुष्य, हाँ, कि ऐसा है कि उसकी फ्रीज में ह्यूमन का मांस मिला, कहानी है, लेकिन इसमें बिना कुछ जाने हम लोग उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन इती अमीन की इस क्रूरता से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इती अमीन कैसा होगा। और ये सारे हाईजैकर्स जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जुड़े हुए थे, ये सारे लोग जो हैं उस प्लेन को उतारते हैं एंटाबे एयरपोर्ट पे ही। एंटाबे है कहाँ? बेसिकली युगांडा के एयरपोर्ट है एंटाबे। 28 जून को 1973 को इस पूरे हाईजैकर्स ने अपना मांग रखा कि आखिर 40 आतंकवादी हैं जो इजराइल ने कैद कर रखा है, उसको तो कम से कम छोड़िए। साथ ही साथ आसपास के जो देश हैं, जैसे कि केनिया, युगांडा के बगल का देश है केनिया, उसके आसपास जो स्विट्जरलैंड है, जो फ्रांस के अंदर है, मतलब विश्व के अलग अलग देश जहां जहां पैलेस्टाइन लिबरेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको छोड़ा जाए, ये उनकी डिमांड थी। ये 28 जून की बात है। 27 को प्लेन हाईजैक हुआ, 28 को उसका डिमांड हुआ। ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन जो है अब इजराइल को ये डिमांड उसको कन्वे कर दिया गया। इजराइल एज अ कंट्री की पॉलिसी आप जानिए कि वो कभी भी किसी आतंकवादी से निगोशिएट नहीं करता। अब आप एक बात ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो म्यूनिख में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी, उस समय भी जो है इजराइल निगोशिएट नहीं किया। इजराइल की जो जिस तरह हमारे यहाँ रॉ है उसी तरीके से वहां, उसी तरीके से हमारे मोसाद है, और मोसाद
जो है उस सारे कल्पिट्स को जो है वो मारा, गिराया, और उन सारे लोगों को जो है जो मुनिख के अंदर जो लोग जो सारे लोग कल्पित थे उनको जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मुनिख के अंदर जो 11 इजराइल के खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी, उसमें से इजराइल निगोशिएट नहीं किया किसी से, मरने दिया आपने, मतलब मरने नहीं दिया। मतलब इजराइल एज अ कंट्री की ये पॉलिसी है, हाँ, कि वो किसी से मतलब आतंकवादी से डील नहीं करता। ये मेरी बात समझते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर आइए, जैसे हमारा एज अ कंट्री क्या पॉलिसी है, एज अ इंडियन हमारी क्या पॉलिसी है, पंचशील योजना है हमारे अंदर, को एग्जिस्टेंस की भावना है कि जियो और जीने दो, मतलब ना हम तुमको छेड़ेंगे ना तुम हमको छेड़ो, दिस इज आवर पॉलिसी। लेकिन इजराइल एज अ कंट्री की पॉलिसी है कि अगर तुम टेररिज्म के बेस पे हमको अटैक करने की कोशिश करोगे, हमसे निगोशिएट करने की कोशिश करोगे, तो हम बात नहीं करेंगे। और यही बात अभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी लगता है कि भारत मोदी सरकार के ऊपर यही तो लगता है कि ये इजराइल की पॉलिसी अपना रही है, कि मोदी सरकार को जो है ये कहा जा रहा है कि मोदी का कहना क्या है कि पाकिस्तान को कि पहले टेररिज्म बंद करो फिर तुमसे बात करेंगे। ठीक है, तो टेररिज्म अगर वो बंद नहीं कर रहा है और हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मोदी को कहा जा रहा है कि मोदी भी निगोशिएट कर रहा है इजराइल की तरफ। और यही मोदी के आने के बाद जो है इजराइल और भारत की पॉलिसी जो है बेसिकली सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है, जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल का जो वो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है और जो टेम्पल माउंट वाला एरिया है, ये दोनों इस तरीके का एरिया है जो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इन सारे एरियाज में जिस तरीके से इजराइल अपने विद्रोहियों से जो है डील करती है, भारत भी उसी तरीके से डील करता है। तो लोग का ये आरोप है कि आप इजराइल की पॉलिसी अपना रहे हैं, इजराइल एज अ कंट्री की पॉलिसी याद रखना। अब आइए अपनी इस बात को लेकर एंटाबे के ऊपर, कि उन सारे लोगों ने, चूंकि विश्व की सारी देश जो है यूएन बन चुकी है, सारे के सारे देश जो है वो प्रेशर इजराइल पे नहीं युगांडा पे डाल रहे हैं, कि युगांडा के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई आपके यहाँ जो है वो प्लेन उतर के आई है, हाँ, और आप जो है ऐसा है कि आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है, और इनडायरेक्टली क्या कि बाद में डायरेक्टली भी सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको। तो इस प्रेशर की वजह से उस दिन लगभग 48 लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें जो है बच्चे थे, बूढ़े थे और सारे लोग थे, मतलब ऐसे लोग जो नॉन इजरायली थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इजराइल जो है उसके बाद वो लोग 28 को इस बात को कहा था कि अगर आप हमारे इस डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं तो 1 जुलाई को से जो है हम इजरायली लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे, मतलब क्रू जितने सारे हाईजैकर्स को मारना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे 1 जुलाई की जो है वो सीमा नजदीक आ रही थी। अच्छा, हुआ ये कि 1 जुलाई से पहले अब इजराइल की गवर्नमेंट जैसे ही डेडलॉक वो समय आ रहा है, वो दिन जिस दिन जो है वो सारे के सारे हाईजैकर्स हत्या करने वाले हैं, तो इजराइल की गवर्नमेंट और मोसाद, आपको पता होने चाहिए कि विश्व में सबसे इफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। तो मोसाद क्रूर तो है ही, और क्रूर रहम नहीं करता। तो अगर आप उसकी कंट्री के साथ रहम नहीं करेंगे तो वो आपसे कैसे रहम की आप उम्मीद रख सकते हैं उससे, ठीक है। तो मोसाद ऐसा जो है, उस समय मोसाद भी एक्टिव हो चुका था। मोसाद कुछ जानकारी लेकर अपने देश तक पहुंचता है, जबकि वो देश पूरा टेंस है। मोसाद 2 जानकारी अपने देश को देता है, समझे। 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई को मोसाद जो है, 1 जुलाई को, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये डेडलॉक का दिन है, यानी कि अब इजराइल को टाइम भी चाहिए। तो इजराइल एज अ कंट्री उसने इन सारे लोगों को कन्वे किया कि ऐसा करो कि हमको 2-3 दिन का समय चाहिए और उसके बाद जो है हम आपसे निगोशिएट करना चाहते हैं। तो इस निगोशिएशन की बात सुन के लगभग 100 और लोगों को छोड़ दिया गया, ठीक है। अब जितने सारे लोग हाईजैकर्स के रूप में बचे हुए थे वो इजरायली थे, सॉरी, जो जितने सारे लोगों को हाईजैक किया गया था वो इजरायली थे या इजराइल से जुड़े हुए या एयर फ्रांस से जुड़े हुए क्रू मेंबर्स थे, ठीक है। अब
इजराइल यानी कि 4 जुलाई तक का, मतलब 3 दिन का एक्स्ट्रा वो समय दिया, मतलब कि डेडलाइन को 4 जुलाई तक बढ़ाया। अब हम कह रहे हैं कि मोसाद 2 इंफॉर्मेशन लेके आया इजराइल की गवर्नमेंट के पास, जो उसके लिए बहुत राहत वाला था। ये इंफॉर्मेशन क्या था, ये इसको भी याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन ये था कि उस समय चूंकि अफ्रीका में बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो डेवलपमेंट के काम में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा था। और इसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इजराइल की कंपनी जो है वो उसको बहुत महारत हासिल था, तो वो अफ्रीका के इन देशों में जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रही थी। बाय डिफॉल्ट एंटावे एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है जहां कंस्ट्रक्शन है, वो उसका भी डिजाइन उसको भी बनाया इजराइल की ही उस कंपनी ने। ये तो इजराइल के लिए वरदान साबित हुआ। इजराइल जो है तुरंत कंपनी को बुलाया कि भाई जल्दी से आओ। हाँ, कंपनी से फिर ब्लूप्रिंट वो लेता है और उस ब्लूप्रिंट पे जो है इजराइल काम करना स्टार्ट किया कि कहां से एग्जिट है, कैसे जाना है, क्या करना है। ठीक है, मैंने कहा 2 जानकारी। दूसरी जो जानकारी है वो दूसरी जानकारी ये थी कि इते अमीन किस तरीके से जो है वो किस चीज का शौकीन है, कैसे चलता है, उसकी क्या एक्टिविटी है युगांडा के अंदर, किस तरीके से कहाँ हैजर्स ने सारे लोगों को रखा है, कितने सारे जो है गार्ड्स हैं, कैसे एग्जिट पॉइंट है। एक तो ब्लूप्रिंट मिल चुका है बिल्डिंग्स का, और दूसरा मोसाद ये सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है। साथ ही साथ मोसाद ये बात इजराइल की गवर्नमेंट को बताता है कि ये जो ब्लैक मर्सिडीज है वो इति अमीन का बहुत अच्छा लगता है। और उसके पीछे जो है आप देखेंगे कि जैसे नॉर्थ कोरिया का भी जो है किम जोंग उन, हाँ, वो भी ब्लैक एकदम पूरी उस तरीके से चलता है। इति अमीन को भी उसी तरीके का कुछ शौक हुआ करता था संभवतः। तो और उसके पीछे रेंज रोवर कार जो उसका गार्ड्स होता है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पीछे एनएसजी है लगा हुआ, उसी तरीके से एसपीजी हाँ, तो एसपीजी लगा हुआ है, तो उसके पीछे भी यही होता था। तो इजराइल इस बात को लेकर जो है सब ने क्या किया कि स्ट्रेटेजी बनाई, हमें निगोशिएशन नहीं करनी है। बड़े ध्यान से, निगोशिएशन हमको करना ही नहीं है उन सारे लोगों से। हमको करना क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन। मतलब अब हमको इजराइल जो पहले वाला पॉलिसी है उसमें हम कायम रखें, इजरायली गवर्नमेंट कि हमको निगोशिएशन तो करना ही नहीं है, हमको करना है रेस्क्यू यानी कि आप एक पूरी की पूरी बटालियन जाएगी, जैसे हमने उरी किया कुछ ऐसा ही कुछ। हाँ, तो अगर आपको इन सारी चीजों को देखना हो तो एक फिल्म है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ठीक है, जो ऑपरेशन एंटाबे के ही बेस को से प्रेरित है, लगभग नहीं इसी को प्रेरित है। जैसे उरी जो है जो पाकिस्तान के अंदर हमारे सैनिक ने किया उससे प्रेरित था, तो एंटाबे से प्रेरित है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से इजराइल से प्लेन उड़ती है, 4 प्लेन उड़ती है रात को, और वो युगांडा के एंटाबे एयरपोर्ट पे लैंड करती है। जैसे ही प्लेन लैंड करती है और वहां से ब्लैक मर्सिडीज और उसके पीछे रेंज रोवर निकलता है, तो ये एक इल्यूजन पैदा करता है उनके चारों तरफ जितने सारे लोग हैं उनके बीच। क्या इल्यूजन पैदा करता है कि ऐसा लग रहा है कि इति अमीन जो है विदेशी यात्रा से वापस आ रहा है। गार्ड सबको लगा, इवन आतंकवादी को भी लग रहा होगा, सारे हाईजैकर्स को। और चूंकि इति अमीन का सपोर्ट था तो वो उन लोगों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन इन सारे गाड़ियों में जो है 100 कमांडो जो है इजराइल के भरा हुआ था। एकदम से ये एयरपोर्ट से एग्जिट करता है और आपको सारे के सारे जो है कमांडो निकलते हैं, तरातर एकदम गोली जो है चल रही है एकदम चारों लोग। और एक ये है कि अभी तरातर गोली चल रही है, सारा का सारा सब कुछ एकदम पूरा अंधाधुंध मचा दिया वो, ठीक है। और सडन गोली चलने से अब जो लोग इजरायली लोग हैं या क्रू मेंबर हैं उनको कैसे पता चले कि कौन लोग गोली चला रहा है। तो वो लोग हिब्रू भाषा में जो है जो सैनिक है वो बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे कि वी आर कमिंग फॉर सेव यू, ठीक है, हम आपको बचाने आए हैं,
आप घबराए नहीं। इसी बीच जो है एक फ्रांसीसी जो है एक फ्रेंच लड़के को जो है गोली लग गया। क्रॉस फायरिंग में तो जो है कुछ लोगों की मृत्यु होती ही है। 3 जो है वो नागरिक का डेथ हुआ। सारे के सारे लोगों को जो है पैसेंजर 2 प्लेन लाया गया था, उन दोनों प्लेन्स में जो है वो बैठाया गया। इन सारे ऑपरेशंस को ऊपर में एक प्लेन एक्स्ट्रा जो है जो एंटाबे एयरपोर्ट के ऊपर थी, वो इन सारे जो उसका कमांडर था वो गाइड कर रहा था, वो देख रहा था कि क्या ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ठीक है, ताकि कि वो इन सारे लोगों को बैक भी कर सके। कुछ जो है बैकअप जो है वो केनिया में भी रखा गया। केनिया इजराइल की बगल की देश है जो इस हर ऑपरेशन में इजराइल का सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। अब आपको ये बात समझना है कि सारे के सारे जितने सारे इजरायली लोग थे सबको रखा गया इसमें, जो प्लेन लाया गया था उसमें, प्लेन उड़ी। इन सारे घटनाओं में ये बस इजराइल का एक सैनिक घायल हुआ, उसकी छाती पे गोली लग गया था, ठीक है। उसको भी जो है वो क्या किया, प्लेन में रखा और फिर लेकर उड़ गया। लेकिन जाते समय जो है जितने एयरपोर्ट पे जितने 25-26 विमान थे उन सारों को ध्वस्त किया, ऐसा कि अगर हम उड़े तो फिर ये हमारा पीछा ना करे। वही बात समझे। अब प्लेन में जो वो सैनिक को जिसको गोली लगा था छाती पे, उसकी प्लेन में ही डेथ हो जाती है। सारे के सारे लोग जो हैं वो इजराइल पहुंचते हैं बड़ी खुशी के साथ, ठीक है। और ये जो व्यक्ति जो मरा, जो शहीद हुआ, जैसे इजराइल के अंदर हीरो बन गया, और इजराइल के लोग बड़े रिस्पेक्ट से इनका नाम आज भी लेते हैं। और इजराइल के अंदर आज जो सेना है उसके लिए ये प्रेरणा वाली घटना है ऑपरेशन एंटाबे। और ये जो सैनिक मरा उसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू, और ये जो जोनाथन नेतन्याहू था ये बेंजामिन नेतन्याहू का जो है बड़ा भाई था, ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है फायदा मिला अपने बड़े भाई के शहीद होने का। तो जोनाथन नेतन्याहू जब शहीद हुआ तो उसकी पूरी की पूरी सिंपैथी उसके पूरे फैमिलीज को मिली, और उसका फैमिली जो है वो पॉलिटिकली जो बेंजामिन नेतन्याहू था उस समय अमेरिका में पढ़ रहा था, जबकि जोनाथन नेतन्याहू भी अमेरिका में था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन उसको सैनिक में काम करना था, सारे लोगों को वो आता है और फिर देश के लिए शहीद होता है। और आज भी इजराइल में जब भी किसी व्यक्ति को ये बताना होता है कि इजरायली एज कितना करेजियस है, तो ऑपरेशन एंताबे का जिक्र होता है। और जब जब ऑपरेशन एंताबे का जिक्र होगा इजराइल के लोग उतने ज्यादा सेंटिमेंटल होंगे, और उतने ज्यादा जो हैं इजराइल के लोग जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को याद रखेंगे। और हमको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के इतिहास में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री में भी हैं। 2003 से प्रधानमंत्री बने हुए और आज भी हैं। और जब मोदी जी पहली बार इजराइल जब गए थे तो इजरायली एयरपोर्ट पे मोदी जी यही जोनाथन नेतन्याहू का नाम लेते हैं, जो